गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 188 सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, इसका हमारा जो क्या रहेगा यूनिट नंबर 6 या आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्लास करा रखी जिसमें मैंने आपको अभिवृत्ति का अर्थ और परिभाषा क्या है, अभिवृत्ति की संरचना, प्रकार और उसका निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वाली यानी पहली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि मैंने आपसे बोला भी था कि जो सेकंड वाली हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये दो चीज़ें, कौन कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में आ सकता है, सामाजिकरण और समूह एवं समूह प्रक्रिया। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या करेंगे आज इस क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दो पॉइंट करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिकरण और समूह प्रक्रिया क्या होती है, इन दो चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए क्या रहेगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन दोनों चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम इन्हीं दोनों चीज़ों पर क्या करेंगे अपना सारा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो चलिए हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं, जहाँ पर ये रहेगा फटाफट हम वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, आप लोग जाकर के इससे पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए क्या रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, उनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा रहेगा 6.10 का रहेगा सामाजिकरण क्या है। ये क्वेश्चन आपको आता है। देखो, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को यह सीखने में मदद करती है कि कैसे व्यक्ति समूह और समाज में अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। यानी सामाजिकरण बताता है कि भाई हम अपने खुद को समाज में, व्यक्ति हो, समूह हो या समाज हो, हम अपने आप को कैसे उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया बताती है कि कोई व्यक्ति हो, कोई समूह हो या कोई समाज हो, उसमें हम खुद को अपना योगदान कैसे दे सकते हैं या खुद को उसमें हम कैसे समायोजित कर सकते हैं कि समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार करता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है कि एक प्रकार से हम सामाजिक कार्यों को सीख जाते हैं या उसके अनुरूप ही हम काम करने लगते हैं। कई बार देखा होगा ना कि हम लोग समाज के जैसे, भैया बोला जाता ना, अरे समाज की भी लाज लिहाज कर लो, समाज क्या सोचेगा क्या सुनेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग समाज में रहते हैं और खुद को भी हमें क्या समाज के जो नियम है, पहलू है, जो सिद्धांत है, उनके अनुरूप क्या करना पड़ता है, हमें वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। यानी हमें जैसा समाज मानता है जिन चीज़ों को, जिन प्रथाओं को, हमें समाज के साथ ही चलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं हम खुद को अपने आप को सामाजिकरण कर लें। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया, यानी सामाजिकरण क्या है, यानी समाज जैसा व्यवहार करता है, जैसा बर्ताव करता है, वह क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति से पूरे जीवन में जारी रहे। यानी व्यक्ति क्या होता है, सामाजिकरण यानी समाज को सीखना, सामाजिक बनने की प्रक्रिया को क्या रहता है, व्यक्ति के पूरे जीवन चलती रहे। यानी हम सामाजिक चीज़ों को पूरे जीवन क्या होता है, लगातार सीखते रहते हैं। व्यक्ति एवं बच्चों के धारणा एवं व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। यानी जो हम लोग जो है ना, वह सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती हैं हमें क्या करती हैं, वह प्रभावित करती हैं। चाहे व्यक्ति हो चाहे बच्चे, उनकी धारणाओं को जो सामाजिकरण की समाज को प्रभावित करता है। व्यक्ति के स्तर पर सामाजिकरण किसी समाज में समायोजित होने के लिए आवश्यक कौशल है। यानी व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम बात करें, व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिकरण किसी भी समाज में समायोजित होने का अत्यंत कौशल निर्णय। यानी हम जो व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी समाज में हम कैसे समायोजित हो सकते हैं, उसके रीति है, रिवाज है या उस सामाजिकरण की प्रक्रिया, उसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी समाज में कहीं पर गए हैं, मान लीजिए आपकी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर अलग है, लेकिन आप कहीं पर दूसरी जगह पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहीं पर बस गए, तो उनके समाज में आप कैसे ढलेंगे, उनकी भाषा का, उनका रंग रूप, यानी उसमें हम ढलने की आवश्यक कौशल बताता है। सामाजिक स्तर पर यह समूह में सभी व्यक्तियों को नैतिक मानक और मूल्यों का सामाजिक भूमिका होती है। अगर सामाजिक स्तरों पर बात करें तो सभी व्यक्तियों का अलग अलग भैया जिम्मेदारी है, नैतिक मूल्य हैं, सबके अलग अलग मानक हैं और सबका अलग अलग क्या सामाजिक भूमिका है। अब हम देखेंगे सामाजिकरण के एजेंट क्या हैं। यानी एजेंट का मतलब है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कई स्रोत हैं जो सामाजिकरण में बड़ी भूमिका निभाते हैं, सामाजिकरण के एजेंट कहलाते हैं। मुख्यतः सामाजिकरण के एजेंट व्यक्ति या समूह हैं जो व्यक्तियों में आत्म प्रत्यय भाव, अभिव्यक्ति, व्यवहार, यानी सामाजिकरण में अगर मुख्य एजेंट की बात करें तो क्या है भैया, व्यक्ति है और समाज है। दो चीज़ें मुख्य हैं सामाजिकरण में, क्या है, व्यक्ति, समूह और समाज क्या होता है। यानी समूह ही समाज जो है क्या होता है उसका मुख्य है। चाहे आपके भाव हों या व्यक्ति हो, व्यवहार, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रभावित। सामाजिकरण के एजेंट इस प्रकार से हैं। यानी सामाजिकरण के एजेंट कौन कौन से, पहला भाई परिवार है।
परिवार प्राथमिक सामाजिकरण के रूप में काम करता है। यानी जो परिवार होता है वह समाज की प्राथमिक इकाई है जो व्यक्ति को मूल्यों और अभिवृत्ति जो उसका निर्माण में, यानी व्यक्तियों के मूल्य कैसे होंगे, उसका व्यवहार कैसा, उसका भाव कैसा होगा, यह पूरा पारिवारिक माहौल को तय करता है। यानी जो परिवार है वह समाज के सामाजिकरण के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अगला क्या है, स्कूल एवं शिक्षा। स्कूल एवं शिक्षा एक ऐसी संस्था है के रूप में कार्य करते हैं जो व्यक्ति के अंदर मूल्यों को, कौशल को बढ़ाते हैं। स्कूल और शिक्षा यानी जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमें क्या स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है ना, समाज में कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, या समाज के मूल्यों को। यानी स्कूल क्या करते हैं, व्यक्तियों में कौशल का निर्माण करते हैं, उनको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, एक दूसरे का कैसा आदर, यानी हमें समाज में कैसा व्यवहार करना है, हमें समाज के साथ कैसे उठना बैठना है, उन सारी चीज़ों को हमें कौन बताता सिखाता, भैया स्कूल और विद्यालय में सीखते हैं। और फिर हम उसी रूप में समाज में ढलते हैं। जैसे स्कूल में बताया गया भैया सबको नमस्ते करना है, दीदी नमस्ते, भैया नमस्ते, चाचा नमस्ते, ताऊ नमस्ते, ये नमस्ते बताते हैं। उसी प्रकार से जब हम समाज में ऐसा व्यवहार करते हैं तब हम एक सामाजिकरण, यानी हम समाज में क्या भैया सबको मिलते हुए बड़े को अपने नमस्कार करना। यानी स्कूल कॉलेज क्या करते हैं, हमें सामाजिक बनने में या सामाजिकरण की प्रक्रिया में ढलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज से हम क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। पहले तो परिवार है, परिवार आपको क्या बताएगा भैया आपको समाज में कैसे रहना, उठना बैठना, चलना फिरना कैसे है। दूसरा स्कूल कॉलेज भी आपको सामाजिक बनने में या सामाजिक परिस्थितियों को ढलने में क्या करेगा, स्कूल कॉलेज मदद करेगा। अगला क्या था, मित्र समूह है, जो हमारे भैया फ्रेंड व्रेंड होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो मित्र समूह है, मित्र समूह मुख्यतः अपनी उम्र के व्यक्तियों और अन्य समान विशेषता के आधार पर आधारित होते हैं। अगर जो हमें फ्रेंड सर्कल होता है, देखो हर सबका फ्रेंड सर्कल है। 6 साल के बच्चे हैं उनका अलग फ्रेंड सर्कल है, 10 साल के बच्चे हैं उनका अलग फ्रेंड सर्कल है, 15-16 साल के बच्चों का फ्रेंड सर्कल अलग है, 20-22 साल के बच्चों का फ्रेंड सर्कल अलग है, 30-35 साल के लोगों का फ्रेंड, हर उम्र में क्या होता है, सबका एक मित्रों का समूह, सबका फ्रेंड सर्कल अलग है। अगर 40 साल की महिलाएं तो उनका फ्रेंड सर्कल अलग हुआ, और 60 साल की महिलाएं हैं तो उनका फ्रेंड सर्कल अलग होगा। यानी जो हमारे मित्र समूह होते हैं, मित्र समूह मुख्यतः अपनी उम्र के व्यक्तियों के समान विशेषता पर देखो जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उसमें जितने भी लोग होते हैं भैया हमारी उम्र के ही होते हैं। ऐसा नहीं हो किसी के फ्रेंड सर्कल में कोई 10 साल का है तो कोई 60 साल का, ऐसा फ्रेंड सर्कल कभी नहीं होगा। लगभग फ्रेंड सर्कल क्या होता है, हम उम्र का होता है। कई बातें हम अपने मित्र समूहों से सीखते हैं। कैसे दोस्तों सिखा देते हैं ना भैया समाज में कैसे तुमको रहना है, कैसे उठना बैठना है, या दोस्तों से भी कई सारी चीज़ें जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवहार पर, यानी जैसे हमारा दोस्त रिश्तेदार है, जैसे हमारे फ्रेंड रहते हैं ना, बोलते नहीं संगत का असर पड़ता है। किसी का लड़का अगर दोस्तों के साथ दिन रात घूम रहा तो बाप बोलेगा अरे लड़के को सुधार लो, संगत बिगड़ रही है, संगत का असर पड़ता है, लड़का बिगड़ जाएगा, गलत लोगों के साथ है। यानी कहने का मतलब है हमारे जो दोस्त रिश्ते जो मित्र हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसका व्यवहार हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी हमारा जो मित्र समूह है वह भी हमें एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में ढलने में क्या करता है, मदद करता है। अगला क्या है, मैं संचार और मीडिया, यानी मीडिया क्या है, देखो यह हमारे व्यवहार और अभिवृत्ति पर मजबूत प्रभाव डालता है। यानी जो मीडिया होता है वह भी हमें हमारे व्यवहारों को बदलने में या हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया में ढलने में क्या करता है, मीडिया और क्या करता है, संचार मीडिया मजबूत करता है। एजेंट के अतिरिक्त जैसे धर्म है, संस्कृति है, कार्यस्थल है, सामाजिक मानक है, ये हमारे सामाजिकरण में योगदान देते हैं। यानी जैसे धर्म है, संस्कृति है, कल्चर है, रिलीजन है, रीति रिवाज प्रथाएँ हैं, ये भी हमारे सामाजिक आधार को पैदा करती हैं। यानी हम समाज के साथ कैसे रहेंगे, कैसे उनके साथ संबंध रखेंगे, ये सारी चीज़ें भैया धार्मिक चीज़ें भी हमें सामाजिकरण के बनने में मदद करती हैं। हमारी सांस्कृतिक चीज़ें भैया खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें सामाजिक बनने में क्या करती हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या करती हैं, मदद करती हैं, और इनका ज़्यादातर योगदान रहता है। उसी प्रकार से अगर बोलें हमारी कार्यस्थल यानी जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा जो वर्क प्लेस है वह भी हमें बताता है, उससे भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं ताकि हम सामाजिकरण की प्रक्रिया में उस रूप में ढलते हैं और समाज के साथ हमारा एक संबंध, एक जुड़ाव बनता है। अगला हम देखेंगे समूह और समूह प्रक्रिया क्या होती है। ये भी हमारे लिए ये जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको करवा रहा हूँ। समूह एवं समूह प्रक्रिया क्या होती है, देखिए समूह प्रत्यय एवं परिभाषा, देखो क्या ब्राउन, दासगुप्ता, बंजी और विलियम के अनुसार, यानी ब्राउन है, दासगुप्ता हैं, इनके अनुसार क्या है,
समूह व्यक्तियों के ऐसे संग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी समूह व्यक्तियों के ऐसे संग्रह के रूप में जाना जाता है जो अपने आप को सुसंगत रूप से एक सीमा तक एक दूसरे से जोड़ा। यानी समूह क्या होता है भैया, समूह यानी कोई ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है सभी लोग क्या सुसंगत रूप से एक सीमा तक क्या होते हैं जुड़े, यानी उनके सबके अपने अपने कोई ना कोई हित होते हैं, जिस हितों के कारण वो लोग होते हैं एक दूसरे से जुड़े। यानी समूह क्या आता है, व्यक्तियों का, या कह सकते हैं व्यक्तियों का समूह है। समूह क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें लोग अपनी अपनी सीमाओं में जुड़े रहते हैं तथा अपने अपने हितों को साधने के लिए वह जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से उनका जुड़ाव दिखाता है। समूह की विशेषताएं क्या होता है, समूह की भैया क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या विशेषता होती है। देखो, व्यक्तियों का संग्रह जो अपने आप को समूह के सदस्यों के रूप में प्रत्यक्षीकरण कराते हैं। यानी समूह में क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है जो खुद को समूह से जोड़ते हैं और समूह को एक बड़ा संगठन बनता है। सभी व्यक्तियों का समान उद्देश्य होता है, यानी जो समूह होता है उनका क्या होता है भैया, सभी का समान उद्देश्य होता है, सभी के समान लक्ष्य होते हैं। व्यक्तियों की अंतरक्रिया हो या एक दूसरे पर निर्भरता, यानी इसमें क्या व्यक्तियों की चाहे एक दूसरे पर निर्भरता, अंतरक्रिया क्या होती है, ये परस्पर यानी जो समूह में जो लोग होते हैं उनकी सभी में संबंध बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता सभी की बहुत ज़्यादा। समूह के सदस्य दूसरों को प्रभावित करते हैं, यानी समूह में जो सदस्य होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर समूह के सदस्यों का व्यवहार कुछ निश्चित नियमों और समूह के मानकों के द्वारा, यानी समूह के जो सदस्य हैं उनका जो व्यवहार होगा वह जैसे व्यवहार करेंगे या जैसे प्रतिक्रिया देंगे वह समूह का जो मानक होगा, जैसे नियम कानून है उसी के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे कोई समूह है, कोई नेता का, मान लो कि कोई समूह है भाई, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का समूह है, तो उसमें जो लोग होंगे पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग शामिल होंगे पार्टी जैसे कहेगी वैसे ही बोलेंगे। कोई अगर संगठन का समूह है, कोई संगठन का समूह है, संगठन जैसे चाहेगा लोग वैसे ही बोलेंगे। यानी समूह के जो सदस्य होते हैं उनके कुछ नियम कानून जो होते हैं वह समूह के मानक के आधार पर ही होने चाहिए, तभी समूह में वो लोग रहेंगे। देखो, उपयुक्त समूह की विशेषताएं समूह को भीड़ से भिन्न बनाती, यानी समूह में ये सारी विशेषताएं होती हैं जो क्या करती हैं, समूह को भीड़ से भिन्न बनाती हैं। भीड़ एक समय में एक स्थान पर इकट्ठा हुए लोग, भीड़ क्या होती है, एक स्थान पर एक समय में जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिनका समान उद्देश्य हो सकता है। भीड़ क्या होती है, जिनका समान उद्देश्य होता है, एक समय में अचानक इकट्ठा हो जाते हैं। एक समूह टीम से भिन्न होता है, यानी समूह जो होता है वह टीम से भिन्न होता है। टीम व्यक्तियों का संग्रह होती है जिसमें टीम के सदस्य एक दूसरे के सदस्यों की क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। टीम के सदस्यों में पूरक कौशल होता है, यानी टीम के सदस्यों में क्या होता है, सभी में बहुत ज़्यादा स्किल होती है एवं टीम के सदस्य संभावित प्रयासों को प्राप्त करते हैं। यानी टीम के सदस्य को कहते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मिलजुल करके प्रयास करते हैं और अपनी किसी भी कार्य निष्पादन के लिए सामूहिक, यानी कोई भी अगर काम सफलता होती है या विफलता होती है, सभी लोग क्या होते हैं भाई, जो टीम होती है सभी लोग उसमें समान रूप से जिम्मेदार होंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है, हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है भैया उसमें सबके समान लक्ष्य हैं। जैसे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम कहीं पर खेल रही है तो सबका यही भैया टारगेट होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा है, भैया पाकिस्तान को हराना है, सबका एक लक्ष्य है। अगर वहां पर भारत जीत होती है तो सबको माना जाता है कि सबकी एक जिम्मेदारी होगी। अगर रन बना तो सभी उसमें योगदान, यानी टीम वर्क होता है जब सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं, इसको हम टीम के रूप में, यानी टीम और समूह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। आगे देखेंगे उदाहरण, अध्ययन कर रहे 10 छात्रों का एक समूह का उदाहरण है जिसमें प्रत्येक छात्र अपना पाठ्यक्रम अलग से पढ़ता है। इसके विपरीत किसी संगठन में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीम का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे छात्र अपना पाठ्यक्रम अलग अलग पढ़े, जैसे 10 छात्र हैं सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सबका अपना अपना रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई संगठन है वह वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसमें टीम के रूप में जब लोग टीम के रूप में काम करते हैं, जब वह प्रोजेक्ट सभी का योगदान होगा तभी प्रोजेक्ट पूरा होगा, ठीक है। अब देखेंगे, समूह सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक माध्यम है। समूह क्या होता है, सदस्यों की आवश्यकता पूरे करने के माध्यम है। कुछ ऐसी आवश्यकता होती है, मिलनसार आवश्यकता है। अगर समूह है तो उसमें क्या होगी भैया, समूह निर्माण के पश्चात समूह के सदस्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी अगर कहीं पर कोई समूह बनता है तो समूह के जो सदस्य होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे से उनमें क्योंकि उनके हित एक समान होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से मित्रता करते हैं। यानी समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें एक दूसरे में क्या भैया, दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। तब यह सदस्यों की मिलनशीलता आवश्यकता है। यानी जो समूह होता है उसमें जो सदस्य हैं उनकी मिलनशीलता, उनमें आपस में दोस्ती क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्या है, जैसे अहंगवादी आवश्यकता क्या,
समूह के कार्यों में सहभागिता करते हुए, यानी समूह के कार्यों में सहभागिता करते हुए व्यक्तियों को आत्मसम्मान और स्तर में वृद्धि कर सोच और उनमें अहमवादी की आवश्यकता पूरी करता है। यानी जो समूह के रूप में अगर आप करते हैं तो आपके अंदर कोई भी अहंकार या कह सकते हैं कि किसी के खिलाफ भाई घृणा नहीं होनी चाहिए। यानी जब हम समूह में कार्य करते हैं तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति के अहंकार नहीं होता या किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हमें नहीं होती, बल्कि सभी लोग हम क्या करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। कार्यात्मक आवश्यकता क्या होती है, समूह के दिन प्रतिदिन कार्यों में योगदान समूह में समायोजित करता है। यानी समूह जो हमारा होता है कार्यात्मक आवश्यकता है, यानी समूह के जो लोग होते हैं सभी का उद्देश्य समान है, इसलिए समूह के जितने भी लोग होते हैं वह मिलजुल कर क्या करते हैं, काम को करते हैं। ज्ञानात्मक आवश्यकता, अगर कहीं पर समूह सामूहिक रूप से काम होता है तो उसमें उन लोगों में क्या होती है, ज्ञानात्मक आवश्यकता की बहुत ज़रूरत है। सामाजिक परिवेश में किसी समूह के सदस्यों के रूप में समूह से जुड़ने रहने से व्यक्तियों को समय समय पर भिन्न भिन्न जानकारी मिलती है। अगर हम किसी सामाजिक परिवेश में किसी समूह से जुड़ जाते हैं तो उस समूह में अगर जुड़े रहें तो हमें कई प्रकार की नॉलेज मिलेगी। भैया अगर हम मान लीजिए ग्रुप बना करके स्टडी करते हैं तो किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, हम समझ यह करता है, हमारा जो ज्ञान और कौशल होता है बढ़ता है। यानी समूह में जो लोगों का ज्ञान और कौशल है वह बढ़ जाता है, वह एक्सटेंड हो जाता है। इन जानकारियों के आधार पर व्यक्तियों को प्रत्यक्षीकरण की एवं भावना, यानी इससे कहता है व्यक्तियों में प्रत्यक्षीकरण, यानी एक दूसरे में बातचीत करने का या वाद विवाद करने का या अनुभवों को साझा करने का और अपनी भावनाओं की वैधता का भी परीक्षण होता रहता है। भैया हमें चीज़ें पता दूसरों को बताएंगे, क्या पता हम गलत जान रहे हो तो दूसरा ठीक कर देगा। दूसरा अगर हमें कुछ बताता है, कुछ समझाता है तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, कई प्रकार की जानकारियाँ ले सकते हैं या हम कई सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यानी ज्ञानात्मक आवश्यकता भी होती है। यह तो हम समूह के, अब समूह प्रक्रिया क्या होती है उसको भी हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, समूह प्रक्रिया। देखिए व्यक्ति एकांत में अपनी इच्छा अनुसार करता है। अगर व्यक्ति अकेला है और तो क्या करेगा, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। लेकिन व्यक्ति का व्यवहार अन्य व्यक्तियों या समूहों में उपस्थित रहने से पूरी तरह भिन्न हो जाता है। अगर हम अकेले रहते हैं तो अपना मनमर्जी कोई भी होगा, लेकिन अगर हम किसी समूह में है, किसी ग्रुप में है तो हम अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। समूह में उपस्थिति हमारी पूरी तरीके से भिन्न, यानी हम अकेले हैं तो अलग तरह से हमारा व्यवहार होगा, अलग तरह से हम काम करेंगे। लेकिन हम किसी ग्रुप का हिस्सा है तो वहाँ पर हमारी जो उपस्थिति होगी या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वह पूरी तरीके से हमारी अलग होती। जैसे आप अकेले हैं, अकेले पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कोई नहीं, भाई किसी टाइम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका 10-15 लोगों का स्टूडेंट का ग्रुप है तो आपकी क्या होगी, अलग अलग जिम्मेदारी, कोई कुछ पढ़ाएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ सिखाएगा। वहाँ पर हमारी जो जिम्मेदारी होगी, जो आवश्यकता होगी वह पूरी तरीके से अलग होगी। उदाहरण के लिए किसी रेस्टोरेंट में भोजन करते हुए आप उनमें कई व्यवहार को नहीं करते हैं जब आप अकेले में अपना घर पर खाना, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो वहाँ पर आपका कुछ व्यवहार अलग होगा, लेकिन घर में खाना खाएंगे तो कुछ व्यवहार अलग। जैसे घर में खाना खाते हैं तो हमारा व्यवहार अलग है और हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हमारा व्यवहार अलग है। जब हम अपने मान लीजिए जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो हमारा पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन जब हम समूह में पढ़ते हैं हमारा पढ़ने का तरीका अलग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम घर में रहते हैं तो हमारा व्यवहार अलग होता है, लेकिन हम कहीं पर और अन्य जगह पर, जैसे हम कहीं पर नौकरी करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, वहाँ पर जो हमारा व्यवहार होगा, जो प्रतिक्रिया होगी, जो बातचीत होगी वह अलग प्रकार की होती है, नहीं करते। आप अकेले में अपना घर पर भोजन करते हुए, समूह किसी भी व्यक्तियों पर कई तरह का प्रभाव, यानी समूह क्या करता है, व्यक्तियों पर प्रभाव डालता है। यानी समूह का क्या होता है, व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो समूह प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी समूह प्रक्रिया, यानी समूह पर रहने से आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वह प्रक्रिया कैसे होगी। कई समूह प्रक्रियाओं पर हम यहाँ पर चर्चा करें। सबसे पहले सामाजिक सरलीकरण। पहले हमारी कौन सी प्रक्रिया है, सामाजिक सरलीकरण। सामाजिक सरलीकरण एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति दूसरों की सहनायक की उपस्थिति में किसी व्यक्ति का कार्य या अभिनय का निष्पादन कर सकता है। देखो क्या होता है कि अगर हम समूह में कार्य करते हैं, क्या होता कि अगर तुम काम नहीं कर पाओगे तो आपको कोई व्यक्ति हेल्प करता है। अगर आप समूह में रहते हैं तो तुमको कुछ नहीं आता, भाई दूसरा कोई व्यक्ति कर देगा या आपको सरलीकरण यानी आसान हो जाएगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ। जैसे मान लीजिए कि एक बुक को पढ़ना है तो अगर आप समूह में मिलकर के करोगे तो कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर, सभी का काम क्या रहेगा, बटा रहेगा और किसी भी एक आदमी पर बर्डन नहीं आएगा। मान लीजिए एक 10 फीट गड्ढा खोदना है, अगर 10 दोस्त हैं, कोई 1 फीट खोदेगा, दूसरा 1 फीट खोदेगा तो आसानी रहेगा। लेकिन एक ही इंसान को 10 फीट गड्ढा खोदना पड़ेगा तो क्या होगा भैया, आसानी। यानी समूह में क्या होता है, हमारा सामाजिक जो दायित्व होता है वह आसान हो जाता है या हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वह सरल हो जाती हैं या बट जाती हैं।
सामाजिक सरलीकरण, ठीक हो, ये होता है यदि व्यक्ति को अपने अभिनय के कौशल में पूरा आत्मविश्वास है या व्यक्ति अपने कार्यों को करने की क्षमता के बारे में सकारात्मक धारणा रखता, वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की क्या कर सकता है, तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अच्छा अभिनय या अच्छा कार्य निष्पादन करता है। यदि व्यक्ति द्वारा अभिनय या व्यवहार अच्छे से नहीं सीखता है तो उसके कार्य अभिनय करने के लिए धारणा सकारात्मक नहीं होती है। जब अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में कार्य निष्पादन नकारात्मक होगा, यह सिद्धांत जो है के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर सामाजिक सरलीकरण का मतलब होता है कि ये हम क्या होगा भाई, जब हम एक इसमें क्या होता है कि जब हम लोगों से जुड़े, हमारा समूह होगा तो हमारा ग्रुप होगा तो हमें उसमें काम करने का क्या होगा, आसान हो जाएगा। दूसरा सामाजिक श्रमयान क्या होता है, देखो समूह में कार्य करते हुए कई व्यक्तियों की प्रेरणा कम हो जाती है, यानी कई बार जब हम समूह में काम करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, तब वह समूह में कार्य करते हुए कई व्यक्तियों की प्रेरणा कम हो जाती है, तब वह समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को कम करते हैं। जैसे आप कहीं पर मान लीजिए कोई एक अलमारी उठाई जा रही है, ठीक है, कहीं पर कोई अलमारी उठाई जा रही है तो सब लोग उसमें ताकत लगाए हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ताकत लगाएंगे, कुछ कम ही लगाएगा, अरे वैसे झूठा ही पकड़ लेगा। तो वही बता रहा हूँ, जब व्यक्ति समूह में कार्य करता है तो किसी व्यक्ति की प्रेरणा कम हो जाती है, वह समूह के लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए बहुत कम प्रयास करता है, वो ज़्यादा दौड़ नहीं लगाएंगे। इस घटना को सामाजिक प्रभावयन कहा जाता है। जब एक साथ समूह में कई सदस्य समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं तब कुछ सदस्य के मन में यह भावना आती है यदि वह कुछ कम प्रयास करें फिर भी समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार की भावना के रहते हुए उन व्यक्तियों के कार्यों करने की प्रेरणा कम हो जाती है। इस परिस्थिति में कई बार वह भयावह परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, बाकी सदस्य प्रभावित हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि भैया हमारे 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त हैं और हमें क्या करना है कि हमें एक अलमारी उठा रहे हैं, 4 दोस्त हैं अलमारी उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 2 दोस्त हैं पूरा योगदान दे रहे हैं, 3-4 सभी लोग अलमारी उठा रहे हैं, लेकिन किसी के मन में आ गया है अरे 3 तो आदमी मेहनत ही कर रहा है, हम थोड़ी मेहनत है, हम हल्की से अलमारी पकड़ लें, इससे क्या गलत परिणाम निकलेगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि जब हम समूह में कार्य करते हैं तो किसी व्यक्ति के मन में भावना आ जाती है कि अगर हम थोड़ा कम ही काम करेंगे तो काम चल ही जाएगा, बाकी लोग तो मेहनत कर ही रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति के मन में ऐसी धारणा आती कि बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, इससे क्या होता है कि जो हमारे उद्देश्य होंगे वह उद्देश्यों को प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या हम जैसा हमने सोचा है वैसा परिणाम कई बार नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए कि 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं खाना बना रही हैं, मान लीजिए 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं खाना बना रही हैं, लेकिन किसी लेडीज़ के मन में आ गया अरे 4 तो कर ही रही हैं, हम नहीं करेंगे, थोड़ा तो कम ही करेंगे। उसको मान लो जैसे आलू छीला जा रहा, आलू छील रहे हैं, 10 महिलाएं छील रही हैं आलू, तो किसी के मन में अरे बाकी तो जल्दी जल्दी करें, तो एक कहेगी धीमे धीमे करेगी, उसके मन में आ जाए 5-4 तो कर ही रहेंगे हैं, हम क्यों करें जल्दी, हम तो आराम से टाइम पास करते करेंगे, बाकी लोग तो कर ही रहेंगे, 2-4 आलू वो भी छील के। इससे क्या होता है कि जो काम जल्दी होना होगा सभी लोग अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक श्रम विभाजन। यानी क्या होता है कि किसी के मन में ऐसी भावना आ जाए कि हम लोग समूह में कार्य कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा भी काम कर दूंगा इससे क्या होगा, इसी को ये बोला जाए। इससे क्या होता है, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भाई मेरे, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जो हमारा उद्देश्य होगा उसको प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब समूह में ऐसी बात आ जाती है कि बाकी लोग कर ही रहे हैं, हम नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, वही चीज़ों को निम्नलिखित तकनीकी से सामाजिक श्रम को कम कर देती है। देखो विलियम हॉकिंस योम और लैटिन के अनुसार समूह के प्रत्येक सदस्य को समूह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए सदस्यों की शून्यहीनता को कम किया जा सकता है। यानी देखो समूह के जो सदस्य हैं उनको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अगर हम उनको प्रेरित करेंगे, अगर किसी सदस्य में शून्यहीनता को कम कर दिया जाएगा। ब्रेकन हॉकिंस के अनुसार प्रत्येक समूह की समूल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ाया जाएगा। यानी अगर इसको हमें कम करना है, कोई सदस्य अगर कम इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको इनकरेज करो, उसको बढ़ाओ, उसको क्या करो, मोटिवेट करो। इससे क्या होगा, सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। व्यक्तियों के योगदान एवं कार्यों को महत्व दिया जाए। अगर सभी व्यक्तियों के कार्यों को समान महत्व दिया जाएगा तो सभी लोग मिलजुल करके जरूर काम करेंगे। ठीक है, प्रत्येक सदस्यों के लिए कुछ मानक निश्चित किए जाएं जिन्होंने पूरा करना। अगर समूह में काम करना है तो सबको अलग अलग काम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बाल्टी में आलू रख दिया है और 10 लोग उसको छील रहे हैं,
और उसमें क्या होगा, कोई 5 लोग सही से छीलेगा, 2 लोग घूमता रहेगा, 2 लोग छीलेगा ही नहीं, ऐसा गलत नहीं। यानी सबको अलग अलग 10-10 आलू दे दिया जाए तो सभी लोग अपना अपना छील करके जल्दी काम करें। नहीं तो जब समूह में हम काम करवाएंगे तो उसमें कुछ लोग काम करेगा, कुछ लोग नहीं करेगा, कुछ लोग निठल्ला इधर उधर घूमेगा, दूसरों पर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे काम भी अधूरा पड़ जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब हम देखेंगे नीति व्यक्ता क्या होती है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है, बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे। नित्य व्यक्तिता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की आत्म पहचान एवं आत्म जागरूकता कम हो जाती है, जिसमें एक बड़ी भीड़ में अपना अमान सदस्य के रूप में बने रहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति उन व्यवहारों को भी कम कर देता है जो उन्हें अकेले में नहीं किया है। नित्य व्यक्ता की अवस्था में सदस्य के समूह को मानक के लिए भी बाध्य कर देता है। कई बार क्या होता है, जब हम किसी भीड़ में रहते हैं ना तो हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, या हमारा जो व्यवहार होगा वो हम कम कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं इस भीड़ में हमें कौन जानेगा, हमें क्यों काम करें। इसी को बोलते हैं। पहले भाग में समूह की भीड़ और भिन्नता पर चर्चा की। पहले भाग में हमने भीड़ और समूह की इस जहां भीड़ केवल व्यक्तियों का संग्रह होती है, उनका एक समान लक्ष्य होता है। यानी जब कोई भीड़ होती है उनमें जो व्यक्ति होंगे उनका एक समान लक्ष्य होता है। जब भीड़ का एक अज्ञात सदस्य बन जाता है तब वह अपने व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं लेता। यानी कोई भीड़ है, जब उसमें कोई अज्ञात सदस्य होगा या कोई इनको जानता नहीं होगा तो भीड़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा। अतः ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति असंयमित या एवं हिंसक व्यवहार कर सकता है। मान लीजिए कहीं पर आंदोलन हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं पर आंदोलन हो रहा, कहीं पर संघर्ष हो रहा है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ गया है जो अज्ञात व्यक्ति है, जिसके व्यक्ति बारे में कोई नहीं जानता है, तो वहाँ पर कोई न कोई हिंसक घटना कर सकता है। अगर आप कहीं पर आंदोलन करें, धरना कर रहे हैं, आपके आंदोलन में कोई अनजाना व्यक्ति जुड़ जाएगा तो वह क्या कर सकता है, वह हिंसक व्यवहार कर सकता है। गुंडागर्दी भी एक तरह की अतिव्यक्ता का उदाहरण है। मान लीजिए कहीं पर कोई भीड़ है, भीड़ में कोई जुलूस निकल रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पर कोई गुंडागर्दी करेगा, दादागिरी करेगा, या उस भीड़ का फायदा उठा करके कोई भी गलत काम कर सकता है। इसी को बोलते हैं नित्य व्यक्ता। हमेशा ही समाज विरोधी या हिंसक व्यवहार के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। यह सिर्फ भीड़ के मानकों को अपनाने के लिए बाध्य करता है। कई घटना जैसे भगदड़, आगजनी, सड़क दुर्घटना आदि में नित्य व्यक्ता से संबंधित व्यवहार को देखने को मिलता है। यानी कई बार जैसे सड़क हो गई, दुर्घटना हो गई या इसमें क्या होती है, ये भी समूह की जो प्रक्रिया होती है, इसको भी हमें ये हम समूह की प्रक्रिया में ये देख रहे हैं कि भैया अगर कोई समूह है, अगर कोई समूह जुलूस निकालता है तो कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति 1-2 लोग ऐसे थे असामाजिक तत्व या गलत काम कर देते हैं या गलत हरकत कर देते हैं। कहीं पर अगर कोई आंदोलन, कहीं धरना होगा तो उसको कई बार बदनाम होता इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें असामाजिक तत्व कोई जुड़ जाता है, कोई ऐसे गुमनाम व्यक्ति जुड़ जाता है जो उसका फायदा उठा करके अपना कोई काम कर देता है। उसी प्रकार जैसे कोई भगदड़ है, आगजनी है, सड़क दुर्घटना है, अगर वहां पर अगर कोई भीड़ है तो वहां पर क्या होगी, सभी लोग समान। यानी नित्य व्यक्ता हमेशा नेगेटिव नहीं होती, सकारात्मक भी हो सकती है। ये हमेशा सकारात्मक भी ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव होगी। कहीं पर कोई भीड़ है, उसका हमेशा नीचे दिए गए कुछ कथन को सत्य और असत्य बताइए, सत्य और असत्य जिस प्रकार से बताना है। तो ये चैप्टर नंबर 6 है। ये तो मैंने आपको जैसे समाजीकरण क्या होता है और यहाँ पर मैंने जो समूह और जो समूह प्रक्रिया क्या है, इसको तो मैंने आपको अच्छे से विस्तार से बताने की कोशिश की। लेकिन कल से जो हमारी क्लास होने जा रही, कल से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें एक चीज़ मैं आपको कराऊंगा, लिखकर चीज़ों को लेकर के आऊँगा ताकि आप सब लोगों को मैं विस्तार से चीज़ों को समझा सकूँ या विस्तार से मैं आप सबको चीज़ों को बता सकूँ। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आप सबको बताता हूँ, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको ये पूरी बुक इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। इससे पहली वाली जो क्लास है, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे एक बार जरूर कर देना, वह उस चीज़ों को मैं दोबारा बता दूंगा या दोबारा आपको क्लास पढ़ा दूंगा, या उसको जो चीज़ें आपको जो अभिवृत्ति है अगर वह समझ में नहीं आई है तो मैं लिख करके आपको समझा दूंगा। ईजिली से दोबारा मैं क्लास करवाने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।